न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। मायावती आज पूरी तैयारी के साथ राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देती हुई नजर आई। उन्होंने राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। दावा किया कि जो राहुल गांधी ने कहा वो रत्ती भर भी सच नहीं है। मतलब मायावती के माने तो राहुल गांधी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया ही नहीं। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। कहा राहुल खुद मजाक का पात्र बन गए हैं। ये देश और दुनिया ने तब देखा जब राहुल गांधी जबरदस्ती प्रधानमंत्री को संसद में गले लगाने पहुंच गए। तो क्या कांग्रेस ही मायावती के साथ जाना चाहती थी? लेकिन मायावती तैयार नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी के ऑफर पर कोई जवाब नहीं दिया। और यूपी के चुनावी समर में मायावती ने एकला चलो अभियान को आगे बढ़ाया, इसलिए यूपी में ये हाल हो गया। क्या मायावती को भरोसा ही नहीं था? जैसा कि मायावती ने दावा किया कि 2 लड़कों की जोड़ी फेल तो हम कैसे होते पास। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात और पूछेंगे सवाल कि माया की मजबूरी, कांग्रेस से दूरी जरूरी। माया ने क्यों कहा कांग्रेस मजाक बन गई? कोई राजनेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। श्री राहुल गांधी अचानक उठकर जबरदस्ती प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गले चिपक जाते हैं, तो ये सब हमारी पार्टी नाटक नहीं करती है। माया की मजबूरी, कांग्रेस से दूरी जरूरी। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, कि बीएसपी की मुखिया बीजेपी की सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स आदि से डरती है, इसलिए वह बीजेपी के खिलाफ काफी नरम रुख रखती है, जिसमें रत्ती भर की सच्चाई नहीं है। कांग्रेस की डूबती नाव, माया का एकला चलो अभियान। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। 2 लड़कों की जोड़ी फेल, हम कैसे होते बाज। ये दबाव था भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का कि वो उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। और ये बहुत स्पष्ट है और अब दुनिया जानती है कि बहुजन समाज पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह से काम कर रही है। कांग्रेस ने पिछला विधानसभा का आम चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था, तो तब ये पार्टी यहाँ बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाई थी। ऐसा क्यों हुआ? न्यूज 18 का खास शो देखिए, अपनी ढपली अपना राज। तो आपको बता दें, राहुल गांधी ने बयान दिया था बीएसपी और मायावती पर, और आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस बयान का पलटवार किया। आपको बता दें, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, जावेद अहमद, नेता एसपी, और संजय सिंह, स्पोर्टर मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि रिएक्शन क्या मिला है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करने से पहले राहुल और मायावती के बयानों पर एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में ये दावा किया कि कांग्रेस ने ऑफर दिया था मायावती को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, और लेकिन मायावती ने आज इस बात का खंडन कर दिया और कहा कि कांग्रेस से उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया गया था। तो ये वार और पलटवार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। राहुल गांधी ने कहा था कि माया ने जवाब देना उचित नहीं समझा, तो वहीं मायावती ने पूरी तरह खंडन किया और राहुल
बताया कि राहुल की कांग्रेस मजाक बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसा। तो वहीं मायावती साथ होती तो मुख्यमंत्री होती, ये कहना था राहुल गांधी का। तो मायावती ने इस पर भी पलटवार किया, कहा दो लड़कों की जोड़ी क्यों फेल हो गई। तो ये मायावती ने इस पर पलटवार किया है। कल ही राहुल गांधी का बयान सामने आया था और आज मायावती ने इस बयान का जवाब दिया है। कांशीराम के सपने का यूपी में दम निकल गया है, ये कहना है राहुल गांधी का। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस कांशीराम के रास्ते को मिटाने की कोशिश करती है, ये कहना है मायावती का। ये वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। ईडी सीबीआई से डर गई मायावती, ये कहना है राहुल गांधी का। और मायावती ने कहा कि हम अपने विरोधियों के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि किस तरह से वार पलटवार रहा। कहा बीजेपी की सत्ता की डगर में माया बनी पुल, ये कहना है राहुल गांधी का। मायावती ने कहा कि बीएसपी ने बीजेपी को मदद नहीं की। तो राहुल गांधी कल सामने आए और उन्होंने बीएसपी पर वार किया। आपको बता दें कि लगातार वो वार करते हुए नजर आए। तो वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन इस तस्वीर की कल्पना शायद ही किसी ने की थी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अब देखेंगे। दरअसल 2022 के चुनाव परिणाम जिस तरह से आए हैं, ये उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 की तस्वीर है। बीजेपी को 273 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125, कांग्रेस को 2 और बीएसपी को मात्र 1 सीट मिली है। 2022 की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर साफ है। बीजेपी को 273 सीटें यहां पर मिली हैं, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी को आप देख सकते हैं, कांग्रेस को मात्र 2 सीटें और बीएसपी 1 ही सीट पर सिमट गई। अब इस तस्वीर को देखिए, ये कांग्रेस और बीएसपी की हकीकत है। पिछले 2 चुनावों की ये तस्वीर है। मतलब 2017 की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में कांग्रेस का हाल ऐसा था कि सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी कांग्रेस। तो वहीं 6.25% वोट शेयर मिला। ये तब था जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी, जबकि 2022 में कांग्रेस अकेले दम पर सियासी दांव ठोक रही थी। तब सिर्फ 2 सीट जीत पाई और वोट शेयर घटकर 2.33% के करीब पहुंच गया। ऐसा ही कुछ हाल बीएसपी का भी रहा। 2017 में बीएसपी सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई और तब वोट शेयर था 22.23%। और अगर बात 2022 की हम करें तो सिर्फ 1 सीट ही खाते में जा पाई है। वोट शेयर अब घटकर 12.1% ही बचा है। तो ये तमाम आंकड़े ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाया। तो ये हाल है इन दोनों पार्टियों का, जो देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। मतलब ना कांग्रेस का वो दम दिखा और ना ही बीएसपी का वो दम दिखा जो दिखना चाहिए था, जिसकी तस्वीर कुछ इस तरह की बनती है। ये तस्वीरें आप देखिए कि बीएसपी और कांग्रेस को मिलाकर 15.1% का वोट शेयर यहां पर नजर आया और सिर्फ 3 सीटें इन दोनों पार्टियों ने जीती हैं। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, 1 सीट मात्र बीएसपी को मिली है। कुल मिलाकर सिर्फ 3 सीटों पर इस बार काबिज हो पाई। हमारे साथ हमारे गेस्ट में मौजूद हैं संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद अहमद एसपी के नेता हैं। तो संजय के सिंह हमारे सपोर्टर हैं बीएसपी के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल उमाशंकर पांडे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे रहेगा। उमाशंकर जी, टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, इसी वक्त राहुल गांधी को ये बयान क्यों याद आया? देखिए, ये बयान प्रासंगिक था क्योंकि उस दिन राहुल गांधी जी दलितों से संबंधित एक किताब की विवेचना में और उसकी लॉन्चिंग में वो गए थे। और उत्तर प्रदेश और देश में दलित राजनीति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। दलितों का उत्थान निश्चित रूप से इस देश की मजबूती के लिए जरूरी है। उसी के संदर्भ में बात करते हुए राहुल जी ने दलित मूवमेंट का जिक्र किया और उन्होंने मायावती जी के बारे में बोला, अम्बेडकर जी के बारे में बोला, कांशीराम जी के बारे में बोला। उन्होंने बोला कि जो इस देश में इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे उस पर एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है, उसको नियंत्रित कर लिया है, जिसके कारण आज कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है। मीडिया, ईडी और सीबीआई के माध्यम से उन इंस्टीट्यूशंस की जो अपनी स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दिया है। और इसी संदर्भ में उन्होंने मायावती जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी ने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए और दलितों के जो एस्पिरेशंस है उनको लेकर आदरणीय कांशीराम जी ने
एक आंदोलन खड़ा किया, लेकिन मायावती जी उस आंदोलन से भटक गई। ये पूरा प्रसंग था। अब मायावती जी को पता नहीं ये बात क्यों बुरी लग रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भाई 1996 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद मायावती जी भाजपा के साथ चली गई। उसके बाद फिर जो है 97 में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर 2002 में अलायंस करके भाजपा के साथ सरकार बनाई। तो भाजपा के साथ तो है, ये कहने में उनको शर्म क्यों आ रही है, क्यों वो गुस्सा आ रही है? और खुलेआम मैं और एक बात बता दूं, अभी सीए एनआरसी पर लोकसभा में बहस था, मायावती जी भाजपा के साथ खड़ी थी। नीट पर वोटिंग थी, मायावती जी भाजपा के अपरोक्ष रूप से मदद कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोग से उन्होंने अपना एक सांसद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में। देखिए चुनाव प्रचार के दौरान तो मायावती जितनी हमलावर कांग्रेस पर थी उतनी ही हमलावर बीजेपी पर भी नजर आई। इसका जवाब हम लेंगे संजय के सिंह से, सपोर्टर है बीएसपी के। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी संजय जी। साजन के सिंह मेरा नाम है। आप एक नासमझ राजनीतिक के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। सही तरीके से जब बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि ऐसा कोई ऑफर था नहीं। दूसरी बात, 4 बार की चुने हुए मुख्यमंत्री है, वो सड़कों से सत्ता से संघर्ष करके सत्ता पे आई है, आंदोलन है। और कांग्रेस के एक नेता जो प्रधानमंत्री थे, जिसको कांग्रेस परिवार ने भुला दिया, पीवी नरसिम्हा राव ने, जब बहन जी के प्रादुर्भाव को मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी कहा था, उसको आप तस्तरे में परोस करके मुख्यमंत्री का आप पद देंगे? आप हैं कौन आप? रही बात ये जो ऑफर की बात कर रहे हैं, पूरे साथी ठोक करके तो आप उत्तर प्रदेश का चुनाव में कह रहे थे हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये अलग बात है। 387 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई। आपने कहा था कि हम खुद सत्ता बनाएंगे। आज 1 महीने के बाद जब आप दुर्गति हुई है, इस तरह से 5 राज्यों का चुनाव हारे हैं, तब आपको ये सूझा कि हम ऑफर देने के लिए गए थे, जब ऑफर की जैसी कोई चीज थी नहीं। आपको याद होगा कि पिछले बार जब पार्लियामेंट का विंटर सेशन था, राहुल गांधी ने नाश्ते का प्रोग्राम किया था विपक्षी एकता के लिए, जो करते रहते हैं या कमाया। उसमें बहन जी नहीं गई थी, हमारी पार्टी की एसपी नहीं शामिल हुई थी। उस वक्त इंडिकेशन दे दिया था कि कांग्रेस एक बैगेज है अलायंस के लिए। ये बैगेज तेजस्वी यादव को पूरी जिंदगी 30 मारती रहेगी कि 70 सीटों बिहार में क्यों उन्होंने कांग्रेस को किया था। जो पार्टी एक बैगेज के रूप में जिसको कंधे पे ढोना एक सबसे बड़ा भार है, उसके साथ अलायंस क्यों? अलायंस सम्मिलित विचारधारा वाली पार्टी के साथ जिसका अपना वजूद हो, उसके साथ किया जाता है। जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, पैरों तले जमीन खिसक गई है। ठीक है संजय जी से इसका जवाब लेंगे। संजय जी, ये जो दोनों तरफ से वार और पलटवार का सिलसिला, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, इस पर आपका क्या टेक है, आपका क्या बयान रहेगा? 10 सेकंड में भाई पूरी बात कर दूंगा। अपनी पार्टी का इस पर क्या लेना देना है? 2 राजनीतिक दल आपस में अपनी हार की खींच को मिटाने के लिए एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, एक दूसरे को नंगा दिखा रहे हैं। वैचारिक आधार पर देखिए कितना विरोधाभास है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक से लेकर अनेक तर्क गिरा रहे थे कि कैसे बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मित्र दल है। अभी ये इसको कह रहे थे। और इनका जो सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी, वो उसी पार्टी को की सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को मुख्यमंत्री बना रहा है। तो कितना विरोधाभास है। आप देखिए कि जिस पर आप वार कर रहे हैं, जिसको भाजपा से मिला हुआ बता रहे हैं, उसी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अब राहुल गांधी भी किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो इसी दिशा में जा रहे हैं। इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि अंबेडकर और काशीराम की पार्टी और उनके विचार उत्तर प्रदेश में समाप्त हो रहे हैं, उसी तरह से गांधी के विचार पर चलने वाले कांग्रेस भी उनके तर्कों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में समाप्त हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों दल इसी प्रकार के तर्क दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में मुझे लगता है कोई भी विचार और प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। ठीक है, जावेद अहमद के पास चलेंगे। जावेद, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था, समाजवादी पार्टी से ऐसा कुछ कांटेक्ट हुआ था क्या? नहीं, देखिए
ये अब राहुल जी बताएंगे या बहुजन समाज पार्टी की नेता बताएंगे कि उनके बीच में कोई चर्चा हुई या नहीं हुई। इसमें समाजवादी पार्टी का तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, हमने 2019 में बसपा से गठबंधन किया था लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद मायावती जी उस गठबंधन को तोड़कर चली गई। एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद सामाजिक न्याय के लिए मानवर कांसीराम जी ने एक जो बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, वो आंदोलन धीरे धीरे किस तरीके से समाप्त हुआ, किस तरीके से ये 2022 का जो चुनाव था, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी कि इसमें सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। निश्चित रूप से जो दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की बात करते हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या देश का कोई दूसरा राजनीतिक दल हो, हम सबको इस बात पर बहुत आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि निजीकरण के माध्यम से जिस तरीके से संविधान प्रदत्त आरक्षण को कुंद किया गया है, उसको समाप्त किया गया है। लिटरल एंट्री के नाम पर जिस तरीके से आरक्षित पदों पर सेंधमारी की गई है, उसके लिए समाज को और देश को चिंतित होना चाहिए। इस देश को हम किस दिशा में, किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अगर शरीर का एक भी अंग अगर गड़बड़ा जाएगा तो वो शरीर नहीं रह जाता है, वो विकलांग हो जाता है। तो जब तक देश के अंदर सभी तबके के लोगों के, चाहे वो समाज का अगड़ा वर्ग हो, पिछड़ा हो, शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक कोई भी हो, अगर सबकी मुख्य धारा में भागीदारी नहीं होगी तो निश्चित रूप से देश उस विकास की रफ्तार को नहीं पकड़ सकता है जिसकी हम आप सब कल्पना करते हैं। ठीक है, साजन के सिंह के पास चलते हैं। देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी ने कल जब बयान दिया था तो उन्होंने ये जिक्र किया कि मायावती केंद्रीय एजेंसियों से डर गई है, ईडी और सीबीआई का खौफ है उन्हें। सही तरीके से विश्लेषित की तो उन्होंने एक बात बड़ी मार्के की कही थी, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ हूं, लेकिन सत्ता से मुझे प्यार नहीं, इस देश से प्यार है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, सत्ता के बीच में पैदा हुए हैं ना, सत्ता की खुमारी उतरी नहीं है, नशा नहीं उतरा आपका सत्ता का। आप उसी सत्ते के इर्द गिर्द बैठकर अपने जो वास्तविकता है उससे परे हट गए हैं। आप ईडी और सीबीआई की बात क्या कर रहे हैं? आप ये मानिए कि आपकी बहन जब प्रियंका वाड्रा जी जब गई थी उत्तर प्रदेश में और ये कह रही थी किसी के साथ अलायंस नहीं करना है, मुझे 403 सीटों पर चुनाव लड़ना है, मुझे सत्ता बनानी है उत्तर प्रदेश में, शोषितों वंचितों का न्याय दिलाना है, तो झूठ था ना ये सारा कुछ। आप मानिए आप कमजोर थे, आपको अलायंस की जरूरत थी। दूसरा, आप लड़ाई में कहीं दिखते नहीं है। शोषितों, वंचितों और दलितों की लड़ाई करने वाली पार्टी को आप ऑफर क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑफर है क्या आपके पास देने के लिए? आप जो उत्तर प्रदेश का डर था वहां से आप अपनी सीट नहीं बचा पाए और आप दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने चले। 4 बार के चुनाव में मुख्यमंत्री को आप मुख्यमंत्री बनाने चले। वजूद क्या है आपका इसके पीछे? इसलिए महन जी ने कहा कि बोलने के पहले 100 बार सोच लो। ये जो आप ये मानसिकता से घर करके चल रहे हो ना, कि हम सब इस देश पे शासन करने वाले खानदान है, तो इसीलिए आपको अपने यूपीए के जो एलआई है शरद पवार जी, उनकी बात को माननी चाहिए। जिन्होंने कहा था कांग्रेस वो पुरानी जमींदारों की, गई हुई जमींदारों की टूटी हुई हवेली में बैठ करके सत्ता पाने का जो ख्वाब देख रही है, ये होने वाला नहीं है। सड़क पे लड़ना होता है। आप ना उत्तर प्रदेश में लड़े, ना गोवा में लड़े, ना उत्तराखंड में लड़े, ना मणिपुर। ठीक है, उमाशंकर पांडे इस बात का जवाब देंगे। उमाशंकर जी, आज आप 1 महीने के बाद अलायंस की बात कर रहे हैं, इसलिए दलितों के वोट को साधने के लिए आजादी के बाद से लेकर के अब तक आपकी बात सुन ली। उमाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात एक बार सुन लीजिए। कांसीराम जी के प्रभुत्व के बाद दलितों ने नहीं आई, लेकिन उसके बाद आप मानिए कि आजादी के बाद से आप तक जब चुनाव में अपने दलितों को अपने पॉकेट। साजन जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई। उमाशंकर जी कुछ कहना चाहते हैं, आप ही की बात का, आप ही के सवालों का जवाब वो देना चाहते हैं। एक बार उनको सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। उमाशंकर जी, आप बताइए। बोल रहे हैं मायावती जी डर के कमरे में बैठ जाएंगे। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं साजन जी, आप सुन लीजिए, आपको बीच में नहीं टोका। उमाशंकर जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, आपके पास आएंगे फिर। तभी डर जाएंगे मायावती जी की तरह। ये भी सुन लीजिए। देखिए, पूरे देश में मेरा वजूद क्या है, मैं पार्टी का वजूद में बता रहा हूँ। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के 16 एमएलए हैं 9 राज्यों में, 10 सांसद हैं इनके लोकसभा में, 5 सांसद है राज्यसभा में, और मायावती जी लखनऊ में और दिल्ली के 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। कांग्रेस पार्टी के 867 एमएलए हैं पूरे देश में,
4 राज्यों में सरकार है, 100 के लगभग लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं। ये कांग्रेस पार्टी का वजूद है जिसको 2019 के लोकसभा में देश के 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया, विश्वास जताया। ये कांग्रेस पार्टी का वजूद है। लेकिन उमाशंकर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वक्त है, पार्टी को मंथन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो करारी हार मिली पार्टी को, तो नेताओं को मंथन करना चाहिए बजाय इसके कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। उमाशंकर जी, चुनाव हार गए थे 84 में, महज 2 सांसद थे, तो इतना अहंकार मत करिए। अभी ये बिल्कुल नया जो आपका रईसी है ना, ये जनता देख रही, बहुत जल्दी ये अहंकार खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, दलितों के नाम पर मायावती जी राजनीति करती हैं, लेकिन दौलत जुटाकर डर कर घरों में बैठ गई। ये राहुल जी कह रहे थे, इसी बात को कह रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया? कांग्रेस ने। दलितों के लिए आरक्षण किसने लागू किया? कांग्रेस ने। छात्रवृत्ति से लेके आवास की व्यवस्था किसने की? कांग्रेस ने। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, तमाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं थी, पांडे जी, और राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं थी। आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले कांग्रेस इसने बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया। छूट देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। पढ़ाई में, आवास में, छात्रावास में, छात्रवृत्ति, हर चीज की व्यवस्था किसने की दलितों के लिए? चलिए, आप तो उपलब्धियां गिनवाने लगे उमाशंकर पांडे जी। संजय चौधरी के पास चलते हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इस वक्त मंथन करने की जरूरत है? जो करारी हार उत्तराखंड में मिली है, तो इस समय मंथन करना चाहिए बजाय इसके कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया जाए? नहीं, कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कई राज्यों में उनका विशाल जनाधार है और उत्तर प्रदेश में भी उनका जनाधार इतना व्यापक है। रायबरेली में भी 4 जगह जमानत जब्त हुई है। बहुत शानदार प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश में। इनको कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है, कोई विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही काम करते रहे। और मायावती ने सही कहा है कि जिस प्रकार की चौकड़ी कर रहे हैं कांग्रेस के युवराज, वो वैसे ही करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता का मनोरंजन करते रहे। और मुझे लगता है कि मनोरंजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता खुश होती रहेगी। उन्हें सत्ता की चिंता तो है नहीं। राहुल जी ने खुद कहा कि उन्हें सत्ता की चिंता नहीं है। वो मनोरंजन करके उत्तर प्रदेश की जनता का मन बहलाते रहे, देश की जनता का मन बहलाते रहे। भाई, जब सत्ता की जरूरत नहीं है तो लोगों का मनोरंजन करते रहे, इसी प्रकार से करते रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता इसी प्रकार से तर्क देते रहे। बहुत जनाधार है, उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है, रायबरेली में भी दिख रहा है, जहां के वो सर्वाधिक उनकी जो लगातार पारंपरिक स्थिति थी, वहां भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। सब लोग जानते हैं, वो ऐसा ही करते रहे। हम लोग उनके लिए आज के दिन रामनवमी का दिन है, राम का आज जन्मदिन है। हम लोग उनके लिए शुभकामना करते हैं कि वो ऐसे ही जिस प्रकार से कर रहे हैं, बिना कोई चिंतन किए ऐसे ही काम करते रहे। आप सभी को भी रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।